दोस्तों सदियों तक ये रहस्य छिपा रहा कि इजिप्शियन किंग फेरोज ने पिरामिड्स क्यों और कैसे बनवाए, लेकिन 1879 में इन रहस्यों से पर्दा तब उठ गया जब एक दिन एक वर्कमैन सुबह सक्कारा पिरामिड के पास से गुजर रहा था। अचानक उसने एक जैकल को देखा। शुरू में तो उसे लगा कि जैकल उसे नुकसान पहुंचाने आया है, लेकिन जैकल शायद इस इंसान को उसका पीछा करने को कह रहा था। वर्कमैन ने जैकल को फॉलो करना शुरू कर दिया और वो पिरामिड के पास बने एक होल के पास पहुंच गया। इस होल से होते हुए पिरामिड के एक चैम्बर में पहुंच गया। जब उसने लालटेन के उजाला में दीवारों को नजदीक से देखा तो वो हैरान रह गया। चारों तरफ दीवारें प्राचीन हायरोग्लिफ से भरी हुई थी, जो एंशियंट टेक्स्ट हजारों सालों से छुपे हुए थे, एक दिन अचानक दुनिया के सामने उजागर हो गए। इन एंशियंट टेक्स्ट से ये तो नहीं पता चल पाया कि पिरामिड्स को कैसे बनवाया गया, लेकिन पिरामिड क्यों बनवाए गए इसका जवाब काफी हद तक आर्कियोलॉजिस्ट को जरूर मिल गया। दीवारों पर बने गुप्त लेख और चिन्ह ये बता रहे थे कि फेरोज ने पिरामिड्स को मृत्यु के बाद ईश्वर से मिलने के लिए कॉस्मिक गेटवे की तरह बनवाया था, ताकि वो सदा के लिए अमर हो जाएं। दोस्तों एक थ्योरी के हिसाब से कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पिरामिड्स का सीधा कनेक्शन स्टार्स और दूसरी दुनिया से है, जिसे सिर्फ इजिप्शियंस ही जानते थे। 1983 में रॉबर्ट बुवाल द्वारा दी गई थ्योरी को ओरायन कोरिलेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी को समझाने के लिए रॉबर्ट बुवाल ने द ओरायन मिस्ट्री नाम की एक बुक भी लिखी है। पिरामिड्स की तारों से जुड़े होने की संभावना तब सामने आई जब पहली बार गीजा के ग्रेट पिरामिड्स की एरियल इमेज ली गई। इमेज में पिरामिड्स को बड़े ही अजीब से पैटर्न में पाया गया। इस पैटर्न में दो बड़े पिरामिड डायगोनली बनाए गए थे और तीसरा पिरामिड सबसे छोटा इनसे अलग और कुछ दूरी पर था। ये पैटर्न ठीक ओरायन बेल्ट में मौजूद स्टार के पैटर्न से मेल खाता है, क्योंकि ओरायन बेल्ट में दो ब्राइट स्टार्स है और एक डिमर स्टार है। इतनी बड़ी घटना मात्र एक कोइंसिडेंट नहीं हो सकती। अगर हम ग्रेट पिरामिड की लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में देखें तो एक आश्चर्य की बात सामने आती है। पिरामिड का कोऑर्डिनेट नंबर स्पेस में मीटर पर सेकंड की गति से ट्रेवल कर रही लाइट की स्पीड के बराबर है। ये सब कुछ एक कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक अद्भुत ज्ञान इजिप्शियन के साथ ही लुप्त हो गया हो। दोस्तों एक और थ्योरी पिरामिड के डिजाइन से जुड़ी है, जिसके हिसाब से पिरामिड्स का सीधा कनेक्शन स्टार्स और दूसरी दुनिया से है। पिरामिड के आंतरिक भाग में 4 नैरो शाफ्ट्स बनी हुई हैं। 8 इंच चौड़े 2 शाफ्ट के रूप में ये होल्स पिरामिड में मौजूद किंग और क्वीन के चैम्बर से शुरू होकर 200 फीट की ऊंचाई पर पिरामिड के बाहरी भाग में खुलते हैं। इन होल्स को अलग से न बनाकर पत्थरों के ब्लॉक को इस तरह से काटा गया था कि इन्हें जब एक के बाद एक फिट किया जाए तो खुद ये शाफ्ट्स बनकर तैयार हो जाएं। वाकई इजिप्शियंस आर्किटेक्ट्स जीनियस रहे होंगे। शुरू में तो यही माना गया था कि ये एयर वेंट्स हैं और इन्हें इसलिए बनवाया गया है ताकि फ्रेश एयर किंग और क्वीन के चैम्बर तक पहुंच सके। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने इन शाफ्ट्स की डायरेक्शन और ओरिएंटेशन को क्लोजली स्टडी करके पाया कि दोनों शाफ्ट के होल्स पिरामिड के बाहर ठीक मेजर स्टार्स की ओर खुलते हैं। इनमें से साउदर्न शाफ्ट सीरियस स्टार की ओर खुलती है, जो कि देवी आइसिस का प्रतीक है। दूसरी शाफ्ट ओरायन बेल्ट में स्थित ऑल्निटक स्टार की ओर खुलती है, जो कि इजिप्शियन गॉड मृत्यु का प्रतीक है। शायद इन शाफ्ट्स को इसलिए बनवाया गया था ताकि मृत्यु के बाद फेरो की आत्मा सीधे हेवन में ओसाइरिस गॉड के स्टार्स में से एक स्टार बन सके। दोस्तों इन दोनों थ्योरीज को इजिप्ट में ही बना देवी आइसिस का मंदिर काफी हद तक सत्यापित करने की कोशिश करता है। दोस्तों साउदर्न इजिप्ट में नाइल रिवर वैली पर अगीकिया आइलैंड है, जहां आइसिस का टेम्पल मौजूद है। आइसिस का इजिप्शियंस के लिए बड़ा महत्व था। मान्यता ये कहती है कि आइसिस ने अपने ही भाई ओसाइरिस से शादी की थी और लोग भी यही चाहते थे। आइसिस को लाइफ का सिंबल और ओसाइरिस को मृत्यु का देवता माना जाता था। आइसिस को ही डिवाइन मदर और आसमान में मौजूद सबसे ब्राइट स्टार सीरियस की आत्मा माना जाता था। इजिप्शियंस ओरायन बेल्ट में मौजूद स्टार को ही गॉड ओसाइरिस मानते थे और सीरियस को ओसाइरिस की वाइफ मानते थे। इजिप्शियंस का ये भी मानना था कि ये दोनों मिलकर ही आसमान और इजिप्शियंस लोगों को रूल करते हैं। इजिप्शियंस के अलावा और भी धर्म ये मानते थे कि जिस भगवान ने उन्हें बनाया है वो सीरियस स्टार से धरती पर आते थे, और इसी वजह से इजिप्शियंस के लिए इस स्टार का इतना बड़ा महत्व था कि वो चाहते थे कि कुछ ऐसा पावरफुल स्ट्रक्चर बनाया जाए जो फेरोज की आत्मा को मरने के बाद सीधा ओरायन बेल्ट में मौजूद सितारों तक पहुंचा दे और वो वहां जाकर तारों के रूप में अमर हो जाएं। माना जाता है कि भगवान ने पिरामिड बनाने की प्रेरणा सबसे पहले इमोटे को दी थी। ये वही इंसान था जिसने सबसे पहले पिरामिड बनवाया था, और इसी के साथ पिरामिड्स के बनने का सिलसिला शुरू हो गया, जो गीजा के ग्रेट पिरामिड्स पर आकर रुका। दोस्तों कुछ विशेषज्ञ पिरामिड्स को पावर सेंटर ना मान के फेरोज का मकबरा ही मानते हैं, जहाँ फेरोज का मृत शरीर सदा के लिए आराम कर सके और मकबरे में रखे खजाने को लुटेरे न लूट सके। यही वजह थी कि सभी रीति रिवाज पूरे होने के बाद पिरामिड्स को हमेशा के लिए पूरी तरह से सील कर दिया जाता था। लेकिन अब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या 23 लाख 2.5 टन से लेकर 70 टन तक के पत्थरों को सिर्फ फेरोज की कब्र बनाने के लिए लाया गया था? ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। काम बड़ा था तो मकसद भी जरूर बड़ा होना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये मेगा स्ट्रक्चर मात्र मकबरा न होकर फेरोज की आत्मा के लिए मैजिकल डोर है। इजिप्शियंस का ये भी विश्वास था कि जब किंग मरेगा तो इजिप्ट और लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसीलिए वो चाहते थे कि मरने के बाद भी किंग की आत्मा जिंदा रहे और इजिप्ट में
अकाल और दूसरी आपदाओं से इजिप्शियंस की रक्षा करते रहे। यही कारण था कि मरने के बाद भी फेरो की ममीफाइड बॉडी के साथ कपड़े, ज्वेलरी और खजाना भी रखा जाता था, ताकि दूसरी दुनिया में वो अमर होकर इन सभी वस्तुओं का उपयोग कर सकें और इजिप्शियन की रक्षा भी करते रहें। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्यों बनवाया होगा फेरोज ने पिरामिड्स को? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करें। थैंक यू।